हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं गौरव काबरा। आज एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस मेगा रिवीजन सीरीज में। कॉस्ट ऑफ कैपिटल और कैपिटल स्ट्रक्चर का हम लोग कर रहे थे रिवीजन पिछले दिन, और उसका पार्ट वन आप सभी ने देखा था। पार्ट वन में मैंने कराए थे पास्ट टर्म पेपर के सारे क्वेश्चंस, और कहा था कि पार्ट टू में कराऊंगा कुछ अनोखे सवाल जिसे मैं एडिशनल क्वेश्चंस के तौर पे आपको दे रहा हूं। गोज विदाउट सेइंग, आज के भी जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं वो सारे ऑलरेडी नोट्स दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में और भी काफी सारी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, आप जाकर के एक्सप्लोर कर सकते हैं। आज जिस पार्ट की हम शुरुआत कर रहे हैं यह है पार्ट टू। मैं पहले ही ये डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं कि ये वाला पार्ट उन्हीं बच्चों के लिए है जो खतरों के खिलाड़ी हैं, जो चाहते हैं कि नहीं यार हम ना थोड़े अलग टाइप के सवाल करना चाहते हैं। इंस्टीट्यूट ने दिसंबर और जून में जिस हिसाब का पेपर हमारे सामने रखा था उस हिसाब से अगर हार्ड क्वेश्चंस आ गए तो हम एग्जाम में कर पाए, इसके लिए थोड़ी बहुत ट्रेनिंग चाहते हैं। तो जिनकी तैयारी ऑलरेडी हो रखी है और थोड़ा बहुत ट्रेनिंग चाहते हैं वो बच्चों के लिए ये वाला पार्ट डेफिनेटली है। इस पार्ट में मैं करा रहा हूं आपको एडिशनल क्वेश्चंस। सारे एक से एक क्वेश्चंस हैं, कुछ रेपिटेटिव नेचर के जरूर दिखेंगे आपको, लेकिन फिर भी एट द एंड आप पाएंगे कि इस तरह के सवाल आपको अटेम्प्ट करने जरूरी थे, कि अटेम्प्ट करने से एग्जाम में जो पॉसिबिलिटी है एक अनोखे क्वेश्चन को पहले से तैयार करके जाने की, वो कुछ हद तक तो हम टच करेंगे। एंड मेरे ख्याल से शायद एग्जाम में ये फायदेमंद भी होगा। विदाउट एनी फर्दर डिले वी विल गेट स्टार्टेड विद दिस पार्ट। बाद बाकी जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं प्लीज एक बार सब्सक्राइब वगैरह कर लेना। एट द सेम टाइम यार हम लोगों ने ना अभी ऑलरेडी डिविडेंड कर लिया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का एक पार्ट कर लिया, ये सेकेंड पार्ट है। और भी चैप्टर के रिविजन आएंगे, तो आपको जो भी प्लेलिस्ट वगैरह है सब नीचे लिंक मिल जाएंगी, वहां से डेफिनेटली आपको एक बार इस पूरे प्लेलिस्ट को विजिट करना चाहिए। एक बात और कि भाई अभी जितने भी वीडियो में मैं डिस्कशन करूंगा, सवाल समझाऊंगा, दैट इज नॉट द एंड ऑफ दिस डिस्कशन। हम एक डेढ़ घंटे जो भी पढ़ेंगे उतनी देर में आपने वीडियो देखा, आपको अंदाजा लगा सवाल बनते कैसे हैं। पर जब तक आप खुद बैठ करके आराम से सवाल सारे नहीं बनाते हैं, आप ये कंसिडर मत कीजिएगा कि आपकी तैयारी हो चुकी। प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। द ओनली मिसिंग पॉइंट वाज कि भैया स्टार्टिंग नहीं हो रहा हमारा, हमसे ना सवाल बन ही नहीं रहा, डायरेक्शन नहीं समझ में आ रहा है। सो आई थिंक उसके लिए ये रिवीजन वीडियो बहुत हेल्पफुल है। बाद बाकी पढ़ाई खुद से करनी पड़ेगी, उसके लिए प्लीज कोई एक्सक्यूज नहीं। हाँ चलिए शुरुआत करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। इलस्ट्रेशन नंबर 1 हमारा इंतजार कर रहा है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस हैं, तो दिल थाम के बैठिएगा, समझने में टाइम लगेगा। चलो शुरुआत करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम शुरुआत करें, जस्ट अ मिनट। हम्म जरा सेटिंग्स थोड़ी सी ठीक कर लेता हूं मैं। ओके परफेक्ट। शुरुआत करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर मैं बात करूं तो यहां भारत लिमिटेड है जो कि इशू करता है 100 लाख का टोटल कैपिटल। ये 12% डिवेंचर इशू हुए हैं, 100 रुपए ईच, रिडीमेबल एट पार। ओके, तो पूरे के पूरे जो डिवेंचर्स हैं वो हैं आपके 100 लाख रुपए के। क्लियर? एंड ये सारा का सारा रिडीमेबल एट पार है। ये डिवेंचर भी 12% है, यानी इस पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 12% का आपको मिलेगा। ठीक है, परफेक्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट भी है सवाल में, जो कि है 10% ऑफ इशू प्राइस। तो जो भी आपका इशू प्राइस होगा उसका 10% आपको यहां पे फ्लोटेशन कॉस्ट भी कंसिडर करना है। टैक्स रेट है 40%। आपको कॉस्ट ऑफ डेट कैलकुलेट करना है। केस नंबर 1, केस नंबर 2, 3, 4 और 5, 5 केसेस हैं जिसको हम यहां थोड़ा थोड़ा करके डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले केस में अपने को यह बोला है कि 20% डिवेंचर्स जो हैं, 20% जो डिवेंचर्स हैं दोस्तों, वो रिडीमेबल है ईच ईयर बिगिनिंग विथ ईयर एंड 1। तो आपको डिवेंचर को थोड़ा थोड़ा करके रिडीम करना है। कितना? हर साल के एंड में। अब 20% ऑफ डिवेंचर है और टोटल डिवेंचर आपने 100 लाख के इशू किए थे, तो ये गलत नहीं होगा कहना कि प्रिंसिपल रीपेमेंट विल इन्वॉल्व 20 लाख ऑफ आउटफ्लो एट द ईयर एंड 1, 2, 3, 4 एंड 5। टाइमलाइन बनाते हैं इसकी। अच्छी टाइमलाइन बनेगी तो अच्छे से सवाल समझ में आएगा। आओ जी, ये रही इसकी टाइमलाइन, गौर करना इधर।
ये है 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5th ईयर। आपने जब इशू किया तो आपकी कंपनी को 90 लाख रुपए यहां पे मिले हैं, इनफ्लो है आपका। याद रखिए हमारी कंपनी है भारत लिमिटेड। भारत लिमिटेड ने 100 लाख का डेट जरूर इशू किया, लेकिन 10% फ्लोटेशन कॉस्ट के साथ किया। तो अपने पास जो पैसा आया वो 90 लाख रुपए है, 90 लाख रुपीस। बाकी 10% भैया कहां गया? गया फ्लोटेशन कॉस्ट के चक्कर में। ठीक है, फिर इसके बाद अब जब पेमेंट करी जाएगी तो इंटरेस्ट की तो पेमेंट होगी ही, बट प्रिंसिपल रीपेमेंट भी इन्वॉल्व है, एंड दैट विल बी 2020 फॉर ईयर 1 2 3 4 5। भैया कैसे पता चला? यहां लिखा अच्छे से, ईयर एंड 1 से शुरुआत होगी और 20-20% करके डिवेंचर्स यहां पे रिडीम होते जाएंगे। अब बात यह आती है कि इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा। तो देखो भाई, पहले ही एक चीज समझ लो, इंटरेस्ट कैलकुलेशन इजी है। फॉर इंटरेस्ट यू नीड टू टेक द डिवेंचर वैल्यू एट द बिगिनिंग एंड देन यू मल्टीप्लाई इट विथ योर इंटरेस्ट परसेंटेज। पर एक मिनट, अपने इससे और बेहतर जिंदगी चाहते हैं। अपने चाहते हैं कि अपने इसको आफ्टर टैक्स करके ही सीख जाए। अपने को जब इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स ही चाहिए तो क्यों यार हम इधर उधर जाए, हम आफ्टर टैक्स करके ही इसको सीखना चाहेंगे। क्या ये पॉसिबल है भैया? एकदम पॉसिबल है। तो इसको कैलकुलेट करवाओ। आओ जी कैलकुलेट करते हैं। अगर हम ईयर 1 की बात करें तो ईयर 1 पे नोटिस कीजिएगा, आपके पास में डिबेंचर जो बिगिनिंग में था वो पूरे 100 की फेस वैल्यू का था। अब मुझे पता है कई बच्चे बोलेंगे ना ना 90। अरे 90 नहीं है भाई, फेस वैल्यू तो 100 लाख ही है। आपके घर पहुंचते पहुंचते वो 90 जरूर हो गया, आई कैन वाउच फॉर दैट। लेकिन यस, ये बात तो सही है कि आपको 100 लाख का ही इसको डिबेंचर ट्रीट करना है एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 1। बिगिनिंग ऑफ ईयर 1 का मतलब होता है जीरो पे। जीरो पे आपका आउटस्टैंडिंग डेट था पूरा 100 लाख। 100 लाख पे 12% का इंटरेस्ट और आफ्टर टैक्स करने के लिए 0.40 1 माइनस 0.40 किया तो कितने का आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट आता है? 7.20। सो 7.20 हमने ईयर 1 के एंड पे इंटरेस्ट पे किया होगा। अच्छा भैया, फिर ईयर 2 पे कितना होगा? तो ईयर 2 पे ये 100 के जगह ये अमाउंट 80 हो जाएगा। क्यों भैया? इसलिए क्योंकि ईयर 1 के एंड पे आपने ऑलरेडी अपने 20 लाख के डिवेंचर को बाय बाय कह दिया, रिडीम कर दिया। तो अब जो आपका डिवेंचर का फेस वैल्यू आउटस्टैंडिंग है एट द बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड ईयर, या फिर ये भी कह सकते हैं एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, दैट इज ओनली 80 लाख। 100 लाख था, 20 लाख गया तो बचा 80 लाख। 80 लाख पे 12% होता है उसका इंटरेस्ट और इंटू 1 माइनस टी होता है उसका आफ्टर टैक्स इफेक्ट। वो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो इट विल बी 80 इंटू 0.12 इंटू 0.6, दिस विल बी 5.76। तो लो जी, ये हो गया 5.76। अच्छा, इसका अगला भैया फिर 60 पे कैलकुलेट होगा। यस, दैट विल बी 60 इंटू 0.12 इंटू 0.6, तो वो होगा 4.32। इसका नेक्स्ट 40 पे कैलकुलेट होगा। यस, 40 इंटू 0.12 इंटू 0.6, 2.88। क्लियर? और भैया लास्ट वाले पे 20 लाख आउटस्टैंडिंग था। अब आप कहेंगे नहीं नहीं जीरो होना चाहिए। अरे नहीं भाई, हम बिगिनिंग वाली देखते हैं, एंड वाली नहीं। हाँ, एंड में जरूर डिवेंचर की वैल्यू जीरो हो गई, आपने सारा डिवेंचर रिडीम कर दिया, पर बिगिनिंग पे फिर भी 20 लाख आउटस्टैंडिंग था। उस 20 लाख के बदले आपको इंटरेस्ट जो चुकाना होगा दैट विल बी 20 इंटू 12%, ये होता है 2.4। इसका आफ्टर टैक्स करेंगे इंटू 0.6 से मल्टीप्लाई करके, दैट विल बी 1.44। दैट विल बी 1.44। बोलो, बात समझ में आ गई? तो आपका जो टोटल आउटफ्लो है ना साहब, वो टोटल आउटफ्लो भी अपने को समझ में आ गया। अपना टोटल आउटफ्लो फर्स्ट ईयर को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो फर्स्ट ईयर पे जो आपका टोटल आ रहा है वो है 27.2, यहां पे नोटिस कर सकते हैं आप। सेकेंड ईयर पे आ रहा है 25.7। ठीक है साहब, 25.7। 76 है, अपना भी 76, इनका भी 76, चलो वो भी ठीक है।
थर्ड पे 24.32, 24.32, फोर्थ पे 22.88, 22.88, और लास्ट वाले पे 21.44, 21.44। यानी हमने सारे कैश फ्लोज मैच करा दिए। अब अपनी जो टाइमलाइन है अपने पास में है, और इस टाइमलाइन पे आपको कैलकुलेट करना होगा आईआरआर। अब आईआरआर कैसे करते हैं वो मैं आपको कैपिटल बजटिंग के रिवीजन में सिखाऊंगा, ठीक है। अभी उसको स्किप कर रहा हूं, अभी सिर्फ आपको टाइमलाइन बनाना सिखा रहा हूं। अगर आप टाइमलाइन बनाना सीख गए, जो कि ये वाली टाइमलाइन है, तो समझ लो आपका काम हो गया। अपनी टाइमलाइन में कब कितने पैसे आए और कब कितने पैसे गए, ये पहचान में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। और केस नंबर 1 हमने यहाँ पे पूरी तरह डिस्कस कर दिया, कैश फ्लोज राइटली कैलकुलेट हो गए। डन, ठीक है भैया। ये जो है ये किस तरह का सवाल है, इसे हम रियलाइज्ड यील्ड कहते हैं, ठीक है ना। ये अपना मेथड है, आईआरआर जैसा ही मेथड है, और इसमें आपको प्रॉपर टाइम वैल्यू ऑफ मनी का ना बढ़िया अंदाजा होना चाहिए। अगर आपने टाइमलाइन अच्छी बनाई कैश फ्लो की, तो फिर आपसे ये सवाल बड़ा आराम से बन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते, नेक्स्ट बोलता है कि अगर डिवेंचर को रिडीम करेंगे 5 इक्वेटेड एनुअल इंस्टॉलमेंट में, बिगिनिंग विद द ईयर एंड 1, तो अब ये कैसे सॉल्व होगा। तो भाई अब ये सवाल थोड़ा अलग हो गया है। इक्वेटेड इंस्टॉलमेंट का मतलब ये होता है कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों मिला के जो पेमेंट होगा वो हर बार सेम होना चाहिए, यानी ईएमआई जैसा कैलकुलेशन है। इसको कैलकुलेट करने के लिए एन्युटी का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, और फॉर्मूला बहुत सिंपल है दोस्तों। अपने को चाहिए इक्वेटेड एनुअल इंस्टॉलमेंट, करेक्ट। तो इक्वेटेड एनुअल इंस्टॉलमेंट विल बी इक्वेटेड एनुअल इंस्टॉलमेंट विल बी इक्वल टू 100 लाख का आपका ये डिवेंचर था, करेक्ट, डिवाइडेड बाई पीवीआईएफए 12% कॉमा 5, 12% कॉमा 5, तो ये आ रहा है 100 लैक्स डिवाइडेड बाई पीवीआईएफए की कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर पे प्लीज प्रेस करें मेरे साथ, 1.12, 1.12 डिवाइड इक्वल टू, एक बार हुआ ना, ऐसा टोटल इक्वल टू कितनी बार प्रेस करना है, 5 बार। मेरा एक बार हुआ, अभी इक्वल टू, डिवाइड वापस प्रेस मत करना, इक्वल टू 2 3 4 5 और फाइनली जीटी, तो ये आ रहा है 3.605, और सॉल्व करते हैं इसको तो आता है 27.74 लैक्स, 27.74 lakhs is your equated installment। समझे ये कैसे हुआ, कुछ नहीं भाई, एकदम सिंपल है। इसका टाइमलाइन अगर हम बनाएं तो ये कुछ ऐसा दिखता है। 0 पे आप यहां खड़े हैं तो 90 आपको मिला, और आप इसका पेमेंट कर रहे हो 1 2 3 4 और 5 पे। 1 पे जो पेमेंट कर रहे हो वो है 27.74, 2 पे भी यही, 3 पे भी यही, 4 पे भी यही, और 5 पे भी यही। भैया ये जो पेमेंट हो रही है इसमें प्रिंसिपल कितना और इंटरेस्ट कितना है, यही तो हमें पता लगाना है। इसको पता लगाने के लिए हमें प्रॉपर एक लोन रीपेमेंट शेड्यूल बनाना पड़ेगा। लोन रीपेमेंट शेड्यूल हमें एक अंदाजा दे देगा कि इसमें इंटरेस्ट कितना और प्रिंसिपल कितना है। उससे क्या फायदा, उससे ये फायदा है कि हम अपने इंटरेस्ट पे होने वाली जो इंटरेस्ट टैक्स शील्ड है उसको इस पूरे ऑप्शन में इंक्लूड कर पाएंगे। अब ये होगा कैसे, आइए समझाता हूं। आपको ना एक टेबल बनानी है, मेरे पास तो जगह नहीं है शायद, मैं जगह बनाता हूं अपने लिए, रुकिए एक सेकेंड। हाँ जी, जगह बन गई है। तो आपको मैं बताता हूं कि ये करना कैसे है। आपको एक बनाना पड़ेगा लोन रीपेमेंट शेड्यूल, लोन रीपेमेंट शेड्यूल। अब इसको इतने शानदार तरीके से बनाना है दोस्तों हमको कि यार ये एक ही बार में अपना काफी सारा काम कर दे। कैसे, बताता हूं। सबसे पहले हम लिखेंगे ईयर, फिर लिखेंगे ओपनिंग, इंटरेस्ट, रीपेमेंट,
क्लोजिंग, आईटीएस और आउटफ्लो। यहां जो हमारा आउटफ्लो होगा वो होगा रीपेमेंट माइनस आईटीएस। आईटीएस है इंटरेस्ट टैक्स शील्ड। आईटीएस इज इंटरेस्ट टैक्स शील्ड। ईयर 1 पे बिगिनिंग में लोन अमाउंट तो 100 है, इंटरेस्ट है 12, रीपेमेंट हो रही है 27.74 की, तो क्लोजिंग कितना बचेगा? 100 प्लस 12 माइनस 27.74, 84.26। करके दिखाना तो नहीं चाहिए, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि ये हो कैसे रहा है सॉल्व। पहले वाले में दिखाया मैंने, ओपनिंग में इंटरेस्ट को प्लस करना है, रीपेमेंट को माइनस करना है, तो क्लोजिंग आ जाएगा। इसी तरह 5 साल का हिसाब बनाना है। 84.26 का 12% होता है 10.11, इसमें से माइनस होगा 27.74, तो ये बच रहा है 66.63। 66.63 ओपनिंग हो गया, तो ये आया .8 और यहां माइनस हुआ 27.74। यहां बचा 46.89, फिर 46.89 का 12% होता है 5.63, इसमें से माइनस होगा 27.74, तो ये आ रहा है 24.78। अब यहां बस ध्यान देना, जो इंटरेस्ट आएगा ना वो बैलेंसिंग फिगर ले लेना, नहीं तो यहां निल आएगा ही नहीं। तो मेरा इंटरेस्ट बैलेंसिंग फिगर आएगा 2.96। दिस इज माय बैलेंसिंग फिगर, इंटरेस्ट इज 2.96। अब इसी में मुझे जो इंटरेस्ट टैक्स शील्ड कैलकुलेट करना है उसका फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट इनटू टैक्स रेट। इस सवाल में टैक्स रेट इज 40%, तो जो भी अपना इंटरेस्ट का अमाउंट आया उसका 40% यहां लिखना है। जैसे पहले वाले केस में हो जाएगा 4.8, दूसरे वाले केस में हो जाएगा 4.04, नेक्स्ट केस में 3.20, 2.25, 1.18। अब सोचना क्या है, आपको 27.74 में से आईटीएस को बस माइनस करते जाना है। सो 27.74 माइनस 4.8, 22.94, 27.74 माइनस 4.04, 23.70, 24.54, 25.5949, 26.56। यानी इसकी भी हमारे पास अब टाइमलाइन आ गई। इस सवाल की जो टाइमलाइन है दोस्तों वो होने वाली है 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। यहां पे 90 नेगेटिव, यहां है 20 या 90 पॉजिटिव, ये 90 पॉजिटिव, यहां पे 22.94 नेगेटिव, पैसे देने पड़ रहे हैं, 23.70 नेगेटिव, 24.54 नेगेटिव, 25.49 नेगेटिव, 26.56 नेगेटिव। ये है अपनी टाइमलाइन।
मैंने देख लिया ये मैच करती है ऑब्वियसली आंसर से, सो दिस इज द करेक्ट टाइमलाइन। इस पे जब आईआरआर कैलकुलेट होगा तो आप आराम से अपने रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। एट द एंड अपना ऑब्जेक्टिव एकदम सिंपल है। अपना ऑब्जेक्टिव यही है कि अपना एनुअल आउटफ्लो निकालें। अपना ऑब्जेक्टिव समझो दोस्तों, अपना ऑब्जेक्टिव यही है कि हम अपने एनुअल आउटफ्लो तक पहुंचे। और एनुअल आउटफ्लो कैलकुलेट करने का एक तरीका यह है कि आप अपना प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जो भी पेमेंट है वो दोनों जोड़ लें और उसमें से इंटरेस्ट टैक्स शील्ड को माइनस कर दें। ये वाला प्रोसेस हमने केस बी में किया है। और केस ए में जो किया था वो था कि आप अपने प्रिंसिपल को ले लो पूरा, लेकिन इंटरेस्ट को ऐड करते वक्त सिर्फ उसका आफ्टर टैक्स वाला पोर्शन ऐड करना। इस अप्रोच से भी बनेगा, ऊपर वाले अप्रोच से भी बनेगा। हमने केस बी को बनाया पहले वाले अप्रोच से और केस ए को बनाया दूसरे वाले अप्रोच से। ये दो ही अप्रोचेस हैं जिससे आप अपना एनुअल आउटफ्लो पता कर लो। वंस द एनुअल आउटफ्लो इज नोन आपका काम हो जाएगा। बोलो बच्चा लोग, क्या समझ में आया आपको? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज केस सी। जगह बना लेता हूं मैं अपने लिए। केस सी, केस सी ये कहता है कि डिबेंचर्स को रिडीम जरूर करो ईच ईयर बिगिनिंग फ्रॉम द ईयर एंड 1, यानी एक साल के बाद 2, 3, 4 और 5 पे रिडेम्पशन चालू रखो। लेकिन ये रिडेम्पशन का रेशियो होना चाहिए 1:1:2:3:3। अमाउंट्स में बताऊं तो ये कहते हैं कि रिडेम्पशन करिए, कोई मनाही नहीं है। रिडेम्पशन करते वक्त 10 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख और 30 लाख का रिडेम्पशन कीजिएगा। ठीक है, इसकी तो टाइमलाइन हम सीधी ही बना देंगे। देखो भाई, जो सयाने बच्चे हैं ना वो टाइमलाइन सीधी ही ड्रॉ कर लेंगे। ऐसा भैया, ऐसा हाँ एकदम होगा। ये देखो, हमको जो जो पता है वो प्लॉट करने में टाइम नहीं लगेगा। हमको 90 लाख रुपए मिले डिबेंचर इशू करने से। अगले ने क्लियर बोला है कि फर्स्ट ईयर के एंड से शुरुआत कर दो रिडेम्पशन की। रिडेम्पशन का रेशियो होना चाहिए 1:1:2:3:3। देख लो, टोटल 100 लाख का रिडेम्पशन हो जा रहा है। अब यहां पे फिर से उस चीज को लेकर के मेरे को ना टेंशन नहीं चाहिए, भैया 90 था ना 100 क्यों कर रहे हैं। अरे भाई, आपको 100 लाख ही मिला था, फ्लोटेशन कॉस्ट लग गया अपना 10 लाख रुपए का, इसलिए घर में जो पैसे आए वो 90 लाख थे। लेकिन चुकाते वक्त हमको चुकाने होंगे पूरे के पूरे 100 लाख। इनफैक्ट ये तो पार वाला सवाल है। प्रीमियम होता ना रिडेम्पशन पे तो हमको और ज्यादा पैसे चुकाने होते हैं। एनीवेज, दिस इज डन। अब हमें इंटरेस्ट का सोच रखना है कि इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करें। जैसे हमने केस ए किया था सेम वैसे ही इसको करेंगे। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते वक्त ध्यान रखिएगा, पहला वाला आपको बता दे रहा हूं। पहले वाले केस में 90 लाख रुपए, सॉरी पूरे 100 लाख पे, रिडेम्पशन तो यहां हुआ ना, पूरे 100 लाख पे आपका इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग था। 100 लाख पे 12% इंटू 0.60 आफ्टर टैक्स करने के लिए करेंगे तो यहां पे इंटरेस्ट पोर्शन आ जाएगा। इंटरेस्ट पोर्शन आ रहा है दोस्तों 12 इंटू 0.6, 7.20 का। आफ्टर टैक्स जो इंटरेस्ट पोर्शन आ रहा है वो आ रहा है 7.6 का, यानी हमने 12 रुपए का इंटरेस्ट जरूर दिया लेकिन उसके वजह से 4.8 लाख रुपीस का हमारा टैक्स भी बचा। नेट नेट हमारे घर से खर्चा लगा 7.2 लाख। अब यही सेम काम जब सेकेंड ईयर के लिए करोगे तो यार उधर ना 90 लाख पे कैलकुलेशन करना। सर काय को 90 लाख? 90 लाख इसलिए क्योंकि फर्स्ट ईयर के एंड पे आपने 10 लाख रिडीम कर दिया था तो बचा 90 लाख। सो 90 इंटू 0.12 इंटू 0.6, यहां आ रहा है 6.4, 6.48। थर्ड ईयर पे यही कैलकुलेशन 80 पे होगी। सो वाई ऑन 80?
क्योंकि सेकेंड ईयर पे फिर से आपने 10 रिडीम कर दिया. सो नाउ दिस टाइम इट वुड बी 80 इंटू 0.12 इंटू 0.6, 5.76. इसके बाद वाले टर्म पे 60 पे कैलकुलेशन होगा, 70 पे नहीं होगा. आपने रिडीम किया 20, सो 20 रिडीम होने के बाद 80 के बाद बचता है 60. सो दिस विल बी 7.2 इंटू 0.6, 4.32. एंड लास्ट वाले पे होगा 30 पे कैलकुलेशन, 30 इंटू 12% इंटू 0.60. So that will be 2.16. That will be 2.16. Got it बच्चा लोग? तो अपना जो टोटल आउटफ्लोज है मैं वापस यहां लिख देता हूं. इनफ्लो हुआ 90, आउटफ्लो फर्स्ट पे हुआ 17.2, सेकेंड वाले पे हुआ 16.48, थर्ड वाले पे हुआ 25.76, फोर्थ वाले पे 34.32 और लास्ट वाले पे 32.16. बस अगेन आपके पास टाइमलाइन है, आप बड़े आराम से इसका भी आईआरआर कैलकुलेट कर सकते हो, मुश्किल नहीं है. सर इतना बड़ा सवाल एग्जाम में आएगा क्या? नहीं बाबा, ये एक इलस्ट्रेशन फॉर्म में है, इसका कोई एक पार्ट पूछेगा. हम तो यहां जैसे अभी कौन सा नंबर केस किए, 3 नंबर केस कंप्लीट किए, करेक्ट. ऐसे तो 5 केसेस हैं, 5 केसेस थोड़े ना एक बार में आएंगे. अब बहुत ज्यादा किस्मत खराब हुई तो अलग बात है, दे देंगे पनिश करने को, बट एक बार में एक केस देंगे. सो आपको ऐसा घबराने का नहीं है, आराम से हो जाएगा. ये था केस सी. केस ए के जैसे ही सॉल्व हुआ. केस डी में चलेंगे. केस डी कहता है 20% डिवेंचर को रिडीम करो, लेकिन बिगिनिंग विद द एंड ऑफ द ईयर 2. अब ये क्या हो गया ना, ईयर 1 वाला जो था वो सेम वही है, बट बस इतना ही है. केस ए में जो रिडेम्पशन था वो शुरू हो गया था फ्रॉम ईयर 1, यहां रिडेम्पशन सेकेंड ईयर से शुरू होगा. टाइमलाइन कैसे बनेगा भैया? बहुत ही सिंपल है. अब यहां एक अजम्पशन हम लेंगे, ठीक है ना. वो अजम्पशन के हिसाब से आंसर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है. मेरा अजम्पशन ये होगा, लिख लेता हूं यहां पे, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस याद रखना कि भैया ने एक अजम्पशन लिया था. इंटरेस्ट इज पेड एज अक्रूड व्हेन अक्रूड. यानी मैंने ये माना है कि जैसे ही इंटरेस्ट अक्रू हो जाता है हम उसकी पेमेंट कर देते हैं. ये मानना बहुत क्रिटिकल है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना. तो आई हैव अज्यूम्ड कि जैसे ही इंटरेस्ट यहां पे अक्रू हुआ हम उसका पेमेंट कर देंगे. ये हो गया 0, 1, 2, 3, 4, 5. सेम गेम बच्चा लोग, कोई डिफरेंस नहीं. अपने को यहां पे 90 लाख रुपीस का लोन मिला. इसका प्रिंसिपल रीपेमेंट जब हम किए तो फर्स्ट ईयर पे कुछ नहीं किए, हमने 20-20 करके, मुझे एक और लाइन बनाना था, थोड़ा सा और इसको ठीक करना होगा. सिक्स तक बनाना है ना, मैंने यहाँ पे ज्यादा प्लॉट ही नहीं किया था. अब हो गया 6 तक प्लॉट. हमने इसका जो रिडेम्पशन करना है वो रिडेम्पशन हो रहा है यहां पे 20, यहां पे 20, यहां पे 20, यहां पे 20 और यहां पे 20. अच्छा भैया, अब इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स बता दो वो कितना आएगा. तो भाई फर्स्ट ईयर के एंड पे आपका 100 लाख पे 12% इंटरेस्ट का 0.60 आफ्टर टैक्स ट्रीटमेंट, जो भी होगा यही करना होगा.
सो दैट विल बी 12 इंटू 0.6, 7.2 का आपने इंटरेस्ट पेमेंट किया है ईयर 1 पे। फिर उसके बाद की जो कैलकुलेशंस है वो 80 पे होगी। अच्छा नहीं, ये भी 100 पे ही होगा क्योंकि फर्स्ट ईयर के एंड पे कुछ रिडेम्पशन नहीं हुआ था, तो ये भी 100 पे कैलकुलेट होगा दोस्तों। सो ये भी 7.2। अब इसके आगे का सिलसिला, केस ए के जो कैश फ्लोज है वही सेम कैश फ्लोज होंगे अब इसके बाद, ऐसा भैया? हाँ जी। सो केस 1 में जो हमारे कैश फ्लोज थे 7.2, 5.76, 4.32, 2.28 एंड 1.14, ये सेम यहां पे भी देखने को मिलेंगे। सो ये आएगा 5.76, ये 1.44, ये 2.88 और ये 4.32। कैश फ्लोज का टोटल लगा लेंगे, रिजल्ट इसका भी आ जाएगा। अगर इसकी समीक्षा करूं तो ईयर 0 पे हमको 90 मिला, ईयर 1 पे हमने 7.2 पे किया, ईयर 2 पे 27.2, देन 25.76, देन 24.32, 22.88 एंड फाइनली 21.44। अगेन टाइमलाइन बन गया, काम खत्म। टाइमलाइन बनते ही काम खत्म। आखिरी केस। अच्छा, ये सारे केसेस जो है ना, ये बच्चा टाइम वैल्यू ऑफ मनी से कनेक्टेड है। आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे पकड़ जितना स्ट्रांग होगा उतना आराम से आप इनको कर पाएंगे। केस ई, फाइनल केस, इफ डिबेंचर्स आर रिडीमेबल इन 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट बट बिगिनिंग विथ ईयर 2। तो अब ये केस भी हो गया पूरा, बस इसमें भी डिलेड स्टार्ट है। तो ये कैसे सॉल्व होगा, आओ बताता हूं। पहले टाइमलाइन समझिए। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। आपको यहां 90 लाख रुपए मिले, जबकि इसका फेस वैल्यू था 100 लैक्स। आपने इसका रिडेम्पशन शुरू किया सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स। रिडेम्पशन में कितना अमाउंट होगा एनुअल इक्वेटेड, वो हमें नहीं मालूम। अब हमें इसको सॉल्व करना है। याद रखिए आपको मिला 90, लेकिन कैलकुलेशन 100 पे करेंगे, क्योंकि हम डिबेंचर के हिसाब से सोचे, अपने हिसाब से नहीं। अपना 10 रुपए जो फ्लोटेशन लगा वो एक सेपरेट अरेंजमेंट था। डिबेंचर से तो 100 ही रुपए मिले थे, ये याद रखिएगा। आपका 10 रुपया और जो लग गया वो फ्लोटेशन कॉस्ट था, तो वो एक डिफरेंट अरेंजमेंट है, उसकी बात मत कीजिए। अब इसको सॉल्व कैसे करें भैया? तो भाई सॉल्व करने का तो वही तरीका है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी हमको सिखाता है कि अगर एन्युटी आपके पास है तो इसकी पीवी करोगे तो ये एक टर्म उछल करके 1 पे आएगा। यानी कि अगर मैं ए लूं, इसकी पीवी आई एफ ए करूं 12% कॉमा 5, तो भी ये जो वैल्यू आ रही है ये वैल्यू 1 पे आ रही है, 1 पे। मेरे को इसी वैल्यू को V0 पे लेके जाना है, तो ये कैसे जाएगा? इस अमाउंट को फर्दर एक बार और डिवाइड करना होगा 1.10 टू द पावर 1 से, 1.10 टू द पावर 1 से, तब जाकर के जो वैल्यू आएगी वो आएगी 100 लैक्स। बस इसे अब सॉल्व करना है। तो भाई दिस विल बी ए इंटू, यह आया था 3.605, 3.605 divided by 1.12, this is equal to 100, और a is equal to 112 divided by 3.605, that will be 31.07 lakhs, 31.07 lakhs। ये अपना एनुअल इक्वेटेड पेमेंट आ गया।
ईएमआई बोल लो, एनुअल इक्वेटेड पेमेंट बोल लो। ईएमआई इसलिए नहीं बोलते क्योंकि ये मंथली इंस्टॉलमेंट नहीं है, ये ईयरली इंस्टॉलमेंट है, तो ईवाईआई अगर बोलना है तो बोल सकते हो। ठीक है, तो यहां अब अपना जो टाइमलाइन आया वो ये आया कि पेमेंट आपने करी है 31.07 की, पर यहां केस खत्म नहीं होता, ये तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों लेकर के है ना। तो अब अपने क्या करेंगे, अपने इसका एक लोन रीपेमेंट शेड्यूल बनाएंगे और लोन रीपेमेंट शेड्यूल से इंटरेस्ट टैक्स शील्ड कैलकुलेट करके इन अमाउंट्स में से माइनस करेंगे। दैट इज अवर टास्क। ठीक है, ये बड़े आराम से हो जाएगा। मैं केस ई को यहीं पे रेस्ट के लिए छोड़ रहा हूं। हमने केस बी बहुत अच्छे से बनाया था, एकदम सिमिलर पैटर्न में ये भी बन जाएगा दोस्तों। सवाल का लेंथ देखिए, मेरे शीट पे ये 3 पन्ने का हो गया, 3 पन्ने का सवाल, मतलब आंसर के साथ। क्या गजब सवाल था। ऐसे सवालों में ही आपकी जो स्ट्रेंथ है, कोर स्ट्रेंथ, कि आपकी फाइनेंस पे पकड़ क्या है, आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे कंट्रोल क्या है, पता चलता है यहां। एनीवेज, व्हाट इज डन इज डन। ये सवाल हो जाता है कंप्लीट। बट इस सवाल के कंप्लीशन के बाद भी आपको और हॉन्ट करने के लिए मैंने कई सारे क्वेश्चंस और इंक्लूड करे हुए हैं। जैसे ये भी एक क्वेश्चन है जो कि मैं सेल्फ प्रैक्टिस के लिए आपको दे रहा हूं। खुद से प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, सेल्फ प्रैक्टिस कीजिएगा। बहुत ही आसान सवाल है और बड़े आराम से आप कर लोगे। ऐसा ही एक और सवाल प्रेफरेंस शेयर्स को लेकर के है, सेल्फ प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, आप बड़े आराम से कर लोगे। भैया इतने कितने आराम से करेंगे यार, मैंने 5 केस आपको समझाए हैं। 5 केस सीखने के बाद आप कोई भी तरह के सवाल को आंसर के साथ देखने के बाद तो आराम से समझ जाएंगे। आपका यही होमवर्क है कि आप इनको जब करोगे तो अच्छे से कॉपी में प्रॉपर जो स्टेटमेंट बनाना पड़ रहा है बना बना करके पहुंचोगे लास्ट तक। आपने अगर इन सवालों को अच्छे से कमांड कर लिया और एग्जाम में कहीं रियलाइज यील्ड का ही सवाल आ गया तो यार आप एक चैंपियन बन के निकलोगे। इंपॉर्टेंट एरिया है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कैपिटल बजटिंग सभी का एप्लीकेशन है इसमें, बट फिर भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल में एक छोटा सा एरिया है। अच्छा हाँ, आमतौर पे हम क्लास में ना इसकी कोई बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करते, ये बात मैं मानता हूं, क्योंकि मैं हमेशा क्लास में भी यही बोलता हूं कि कैप बज में तो सीखना ही आगे जाके, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में इसका कोई खास काम नहीं है। तो जरूर क्लास में इसकी बहुत कम प्रैक्टिस करते हैं, बट आज रिवीजन में इसलिए कराया क्योंकि लग रहा है आ सकता है। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। उम्मीद तो मेरी यही रहेगी कि यार एग्जाम इजी आए, बट फिर भी तैयारी हर तरह की होनी चाहिए। आओ जी क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्या जबरदस्त सवाल है ये, आई एम इन लव विद दिस क्वेश्चन। वाई? बिकॉज ये स्ट्रक्चर जो इसका है ना वो डराने वाला है। इसके स्ट्रक्चर को देख के कोई भी बच्चा एग्जाम में घबरा जाएगा, बोले ये क्या आ गया, ये क्या आ गया। आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप अच्छे से अंग्रेजी पढ़ना जानते हैं, उसका अनुवाद यानी कि ट्रांसलेशन करना जानते हैं अपनी खुद की भाषा में, हिंदी मराठी बंगाली जो भी हो, अगर आप कर सकते हो उसका अनुवाद, तो सवाल आपके लिए आसान है, आराम से बन भी जाएगा। नहीं कर पाएंगे तो फंसेंगे। ठीक है, खैर एनीवेज हम शुरुआत करते हैं। सवाल में बोला है कि एक कंपनी है जो कि करंटली फाइनेंस्ड है एंटायरली बाय इक्विटी, यानी इस कंपनी में अभी तक सिर्फ इक्विटी 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 ही रहा है। इसका कॉस्ट ऑफ इक्विटी था 10%। अब ये सोचता है थोड़ा सा डेट बोरोइंग लेंगे। ठीक है, इट इज प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस डेट बोरोइंग। कंपनी ने एसर्टेन किया कि इसका कॉस्ट ऑफ डेट है 4%, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 10, कॉस्ट ऑफ डेट है 4%। लेकिन बोलता है कि अगर डेट बोरोइंग 20% से ज्यादा हो गई ऑफ द कंपनीज टोटल फाइनेंस, इसे हम डेट रेशियो भी कहते हैं, तो अगर हमारा डेट रेशियो 20% से ज्यादा हो गया तो कुछ फर्क पड़ेगा। एंड वो फर्क ये है कि जो हमारा कॉस्ट ऑफ डेट है इट विल इंक्रीज फॉर द एडिशनल रिस्क। इस रिस्क को हम फाइनेंशियल रिस्क कहते हैं। और यहां पे बोला है कि कॉस्ट ऑफ डेट एसरटेन कैसे करना है, उसके लिए एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, एक बार हाथ से लिखना चाहूंगा मैं। फॉर्मूला इज के डी इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स माइनस 20 डिवाइडेड बाई 30। यहां x क्या है ये देखना पड़ेगा, लेकिन फॉर्मूला ये है।
यहां बोला है एक्स इज द मार्केट वैल्यू ऑफ डेट एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी। अच्छा ठीक है, ये बेसिकली डेट रेशियो ही है। तो आपके कैपिटल में से कितना प्रतिशत डेट है ये आपको ऑब्जर्व करना है। वंस यू हैव ऑब्जर्व दैट तो उसे हम एक्स कहेंगे, और बाकी जितना प्रतिशत इक्विटी होगा उसे हम 1 - x कह देंगे। ठीक है ना, सिंपल है। एक को x माना, दूसरे को 1 - x। फिर बोलता है इन एडिशन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी विल इंक्रीज इफ डेट इज इंट्रोड्यूस टू द कंपनी बिकॉज शेयर होल्डर, अरे ज्ञान भाई है वही फाइनेंशियल रिस्क होगा तो शेयर होल्डर्स को भी इससे आपत्ति है। तो ये कहने का तात्पर्य ये है कि आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी यहां से बढ़ेगा, वो 10% नहीं रहेगा। तो बोलता है द रिस्क प्रीमियम रिक्वायर्ड फॉर एडिशनल रिटर्न ओवर द एग्जिस्टिंग 10% इज एक्सप्रेस एज बिलो। अब इधर में बोला x बाई वाई इंटू 4%। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि के का फॉर्मूला बनेगा 10 प्लस, अरे भाई 10 जो है वो तो रहेगा ही, उसके ऊपर x बाई वाई इंटू 4%। ये इसका फॉर्मूला है 10% प्लस x बाई वाई इंटू 4%। अब ये y क्या है? तो x तो डिफाइन ऊपर किया है, y है मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी परसेंटेज ऑफ टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी। ओके ठीक है, तो ये इक्विटी रेशियो है। बढ़िया। तो जो मैं ऊपर आपको x और 1 - x बोल रहा था ना, वो 1 - x को इन्होंने y का नाम दे दिया। अपने को बोलता है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट निकालो अंडर दीज डिफरेंट कैपिटल स्ट्रक्चर्स। एंड जाहिर सी बात है लास्ट में हमें केओ भी कैलकुलेट करना है, वो हो जाएगा। अगर आपके पास वेट्स हैं तो आपके पास में वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी आ जाएगा। ये बनेगा कैसे ये बताइए भैया। तो आओ जी, पहले तो मैं आपके सामने इसका स्ट्रक्चर समझाता हूं। स्ट्रक्चर ये है दोस्तों कि ये जो इक्विटी है ना, ये इक्विटी है हमारा y, और ये जो डेट है ये हमारा है x। आप खुद देख लो, पहले केस में डेट है 0, इक्विटी है 100। ऐसे केस में हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी का जो फॉर्मूला है वो मैं यहां समझाऊंगा। कॉस्ट ऑफ इक्विटी है हमारा फॉर्मूला 10 प्लस x बाई वाई इंटू 4। यहां लिख रहा हूं मैं के ई इज इक्वल टू 10 प्लस 4x बाई वाई लिख देता हूं, ये और इजी हो गया। 10 प्लस 4x बाई वाई ये हमारा फॉर्मूला है दोस्तों। तो के ई कितना आएगा पहले केस में? पहले केस में ये 10 ही आएगा क्योंकि x की वैल्यू है 0। ठीक है, परफेक्ट। ओके, दूसरे केस में अब ना x क्या आएगा? दूसरे केस में x का वैल्यू है 20%। दूसरे केस में ये है 20%। सो ये हो जाएगा 10 प्लस 80/80 यानी कि 11, यानी कि 11%। नोटिस करो, नोटिस करो। 10 प्लस 80/80। सर 80/80 कैसे हुआ? अरे ऊपर 4x है तो 4 इंटू 20% होता है 80। सो ये हो गया 80/80, 11% इज अवर कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अच्छा तीसरा केस विल बी 10 प्लस, अब ध्यान देना 4x चाहिए तो ये हो जाएगा 160 डिवाइडेड बाई 60। सो दिस विल बी 160/60 प्लस 10, ये हो जाएगा 12.67%। इसका अगला वाला हो जाएगा 10 प्लस 240/40, सो दिस विल बी 16%, 16%। आखिर वाला 10 प्लस 320/20, ये हो जाएगा 26%। लो जी, बड़े आराम से हमने के की कैलकुलेशन यहां कंप्लीट करी। फॉर्मूला था 10 प्लस 4x बाई वाई, 10 प्लस 4x बाई वाई। अब इसी तरह आप चाहेंगे भैया केडी भी आप कैलकुलेट करवा दो। केडी के लिए हमारा जो फॉर्मूला है वो है 4 प्लस x माइनस 20/30, 4 प्लस
x माइनस 20/30। पहले केस में तो निकलेगा ही नहीं क्योंकि डेट ही नहीं है, नॉट एप्लीकेबल, या जीरो भी बोल सकते हो आप। पहले केस में जीरो ही बोल दो, लोन ही नहीं है तो इंटरेस्ट का परसेंटेज क्या होगा। दूसरे केस में इट विल बी 4 प्लस 20 माइनस 20/30, सो इट विल स्टिल बी 4%। इसके नेक्स्ट वाले केस में होगा 4 प्लस 40 माइनस 20/30, so it will be 4.67%। नेक्स्ट होगा 4 प्लस 60 माइनस 20, अरे फॉर्मूले में है x माइनस 20, ये रहा मेरा x नीचे वाला वैल्यू, डिवाइडेड बाई 30, so this will be 40/30 and this will be 5.33%। एंड आखिर वाला होगा 4 प्लस 80 माइनस 20/30, ये आएगा 0.6%। तो लो जी, आपके पास में वेट्स है, आपके पास में केई है, आपके पास में केडी है। अब इधर से वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करना एकदम भी मुश्किल नहीं है, पर एग्जाम में यदि ये सवाल प्रकट हो जाता तो बच्चे होए हंगामा कर देते एकदम आकर के, अरे भैया इतना डेंजर सवाल आ गया, हमने तो कभी ऐसा देखा ही नहीं, है ना। जाहिर सी बात है देखा नहीं, पर बनाने में ये बहुत आसान था। अगर आपने इक्वेशन ढंग से समझी है, इक्वेशन का एप्लीकेशन ढंग से समझा है, आपका बाल भी बाका यहां नहीं किया जा सकता है। खुद गौर करो, इट इज वेरी इजी, वेरी बेसिक। एक बार चेक कीजिए प्लीज, जरूरत पड़े तो पॉज करके आराम से कैलकुलेट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 18 लाख, ये ईबीआईटी दिख रहा है मेरे को। इसमें इंटरेस्ट लेस हुआ, 15% का इंटरेस्ट है, लेकिन डिबेंचर्स वेर इशूड 3 months आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द ईयर। बोलने का मतलब ये है कि ये जो इंटरेस्ट आप देख रहे हैं ये 9 महीने का इंटरेस्ट है। 9 महीने का है तो ये 1,12,500 है, तो साल भर का कितना होगा देखो भाई, फिर 12 महीने का ये इंटरेस्ट हो जाएगा 112,500 इंटू 12/9। यूनिटरी मेथड लगा रहा हूं, कुछ भी हाईफाई नहीं है इधर। अगर यही 12 महीने का इंटरेस्ट होता, मैं मानता हूं ये नहीं है, पर अगर ये 12 महीने का इंटरेस्ट होता तो दिस वुड हैव बीन 1,50,000। अब इससे काम क्या होगा, इससे काम ये होगा कि हमें सिक्योर्ड डेट का वैल्यू मिल गया। सो जो हमारा डिबेंचर्स है 1.5 लाख रुपए का, उस पर इंटरेस्ट बनता साल भर में, जब रेट होता 15%। इसका मतलब ये कहना गलत नहीं होगा कि जो हमारा डिबेंचर है उसका वैल्यू है 10 लाख रुपीस। भैया आपने जितना स्मूथली ये काम कर दिया है ना, उतना स्मूथली हमसे नहीं होता। चलो नहीं होता, अब होगा ना, अब आपको दिख गया ना ये कैसे होता है काम। बस इसी चीज को पकड़ करके आगे बढ़िए भाई, कि भाई अपने को सबसे पहले जो इंटरेस्ट दिया उसको एनुअलाइज करना चाहिए। एनुअलाइज करने के बाद में इंटरेस्ट के परसेंटेज से कंपेयर करके वैल्यू ऑफ डिवेंचर निकालना चाहिए। एंड जो लतखोर बच्चे हैं जो ये बोल रहे हैं हाँ इसका तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है, तो मैंने क्लास की शुरुआत में पार्ट 1 में जब फॉर्मूले रिविजिट करवाए थे तो वहां एक फॉर्मूला पढ़ाया था, वैल्यू ऑफ डेट इज इक्वल टू इंटरेस्ट बाई केडी। हो गए शर्मिंदा, वही फॉर्मूला यहां यूज किया। तो भाई डिवेंचर्स आ गए अपने पास में 10 लाख रुपए के। तो चलो जो भी है ये हमारा आ गया पीबीटी। पीबीटी में बोलता है कि लेस करना है इनकम टैक्स 35%,
और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी इसमें से लेस हुआ है। अब ये कहां का भैया इंसाफ है? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स हम इनकम स्टेटमेंट में वैसे आमतौर पे माइनस नहीं करते हैं, इन्होंने किया है, इनकी मर्जी। तो यार हम अपना अपना टैक्स जो है ना, इनकम टैक्स, वो कैलकुलेट कर लेते हैं, बाकी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स इसमें कितना शामिल है वो भी निकाल लेते हैं। तो देखो बहुत सिंपल सी बात है, 16,87,500 पे आपको 35% टैक्स देना पड़ेगा, ये मुझे पता है, और ये होता है 590,625। तो भैया बाकी अमाउंट जो है वो फिर डीटीटी है जी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स बाकी अमाउंट होगा। मैं डिफरेंस निकाल देता हूं, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जो है वो आ रहा है 253,125, 253,125। हमारा इनकम टैक्स कायदे से 590,625 सही आया है। बाद बाकी जो डीडीटी है आमतौर पे हम उसको डिडक्ट नहीं करते इनकम स्टेटमेंट में से, वो अलग से है 253,125। फिर इन्होंने पैट निकालने का संघर्ष किया है, मेरे हिसाब से वो काम का नहीं है, हमें अपना ही पैट निकालना पड़ेगा, इनका पैट पे विश्वास नहीं है। नंबर ऑफ शेयर्स दिया हुआ है और फिर मार्केट कोटेशन दिया। भाई ये क्या दे दिया इन्होंने? ये इन्होंने दे दिया P0। सो P0 इज इक्वल टू 109.70। अगले बोलते हैं कि कंपनी के पास अक्यूमुलेटेड रिजर्व पहले से 12 लाख रुपए है। कंपनी एक प्रोजेक्ट को एग्जामिन कर रही है जो कि 10 लाख रुपए का है, इस पे सेम रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा जो अभी तक आप अपने कैपिटल एम्प्लॉयड पे कमा रहे हो। तो एकदम क्लियरली समझ में आ रहा है, इस सवाल में आरओसीई कैलकुलेट करना होगा। जो आपका आरओसीई आएगा वही इस 10 लाख रुपए पे भी आपको एडिशनली मिलेगा, कैलकुलेट हो जाएगा, घबराओ मत। आगे अपने को बोलता है यू आर इन्फॉर्म दैट डेट इक्विटी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो नहीं, डेट रेशियो होगा, ये गलत लिखा है यहां पे। और ये डेबिट क्या होता है? इट विल बी डेट रेशियो, क्योंकि इसका फॉर्मूला लिखा है डेट डिवाइडेड बाय डेट प्लस इक्विटी। तो भाई डेट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड बोल लो इसको, ये होता है डेट रेशियो, नॉट डेट इक्विटी रेशियो। तो गलत लिखा है इन्होंने, इट विल बी डेट रेशियो। अगर वो 45% से ज्यादा हो जाए तो आपकी जो प्राइस अर्निंग रेशियो है उसको धड़ाम से 25% से गिराएगा। अगर मान लो पी रेशियो 20 है तो वो 25% से गिर के 15 हो जाएगा। और जो आपका इंटरेस्ट रेट भी है वो भी 300% से बढ़ जाएगा। अभी तक आपको इंटरेस्ट मिल रहा था 15% के ब्याज पे, अब वो 3% बढ़ जाएगा, तो आपका जो नया रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो होगा 18%, 18%। आपको बोलता है कि एडवाइस करो कंपनी के लिए क्या प्रॉफिटेबल है। ऑब्वियसली उसका जो इक्विटी शेयर का दाम है वो सबसे हाईएस्ट हमको कराना है। दो अल्टरनेटिव है, जो 10 लाख रुपए आपको चाहिए वो आप लोन से उठा लो, या फिर दूसरा तरीका है इक्विटी से उठा लो। अब आपकी मर्जी, आप कैसे उठाना चाहते हो। वेरी गुड क्वेश्चन, पहला अच्छा क्वेश्चन है, एक प्रॉपर केस स्टडी है ये, बनाने को बन जाएगा, थोड़ा हिम्मत चाहिए, थोड़ा सा ताकत चाहिए। चलिए कंसंट्रेट कीजिए, हल्के में नहीं लेंगे इस सवाल को। आओ जी आराम से बनाएंगे, कोई मुश्किल नहीं। चलो सबसे पहले अपने को 2-3 काम करना है। जैसे डिबेंचर अपना आ गया था पहले ही, हमारा जो एग्जिस्टिंग डिबेंचर है उसका वैल्यू है 10 लाख। फिर अगला बोलता है हमारे पास पहले से रिजर्व्स है, रिजर्व्स है हमारे पास 12 लाख। तो इक्विटी कितने का है? इक्विटी भी दिया हुआ है, 1 लाख शेयर्स है 10 रुपए का। तो हमारे पास जो इक्विटी है, इक्विटी शेयर कैपिटल की बात कर रहा हूं, वो भी है 10 लाख की। तो सारा मिला के जो हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड है दोस्तों वो है 32 लाख का, 32 लाख का। अब 32 लाख के कैपिटल पे अपना जो ईबीआईटी आया था वो आया था 18 लाख, यानी कि एग्जिस्टिंग आरओसीई निकाल लो, जरूरत पड़ने ही वाली है। तो एग्जिस्टिंग आरओसीई होगा ईबीआईटी बाई कैपिटल एम्प्लॉयड, सो दैट विल बी 18/32। ये आ रहा है 56.25%।
56.25% is my existing ROCE. अब इसी पे एक बात याद दिला देना चाहता हूं कि आपके 32 लाख के कैपिटल पे आपने और 10 लाख का कैपिटल जोड़ना है। अब वो लोन से लाओ तो भी जुड़ेगा, इक्विटी से लाओ तो भी जुड़ेगा, यानी अब आपका फ्रेश कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा 42 लाख, 42 लाख। तो ऐसे में आपका जो प्रोजेक्टेड ईबीआईटी है वो भी निकल जाएगा, एंड दैट विल बी 42 इंटू 56.25%। ये आ रहा है 23,62,500, 23,62,500। जस्ट इन केस यू आर थिंकिंग दिस इज ऑप्शनल, नो दिस इज नॉट। आपको दोनों प्लान्स को इवैल्यूएट करने के लिए इनकम स्टेटमेंट बनाना ही पड़ेगा, और इनकम स्टेटमेंट की शुरुआत ही ईबीआईटी से होगी। सो दिस इज द स्टार्टिंग स्टेप, ये करना ही पड़ेगा। याद रखिए, इसको हमने बड़े आराम से किया। डिवेंचर्स को 10 लाख कैसे निकाला था उसका पूरा तौर तरकीब मैंने समझाया। रिजर्व दिया हुआ था, इक्विटी भी दिया हुआ था, सबको जोड़ा आया 32 लाख, ईबीआईटी 18 लाख का, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आया 56.25%। अब जो 32 लाख पे था वही 42 लाख पे होगा, तो नया ईबीआईटी लेवल हमने निकाल लिया। ठीक है, सो वी हैव गॉट अवर ईबीआईटी लेवल। मुझे बस एक बार चेक करने दो, हाँ ये रहा। ठीक है, तो ईबीआईटी लेवल की शुरुआत हमारी हो गई, हम यहां तक पहुंच गए। तो मैं अब सुकून से आगे का वर्किंग करूंगा मिटा मिटा करके। पुरानी जगह को तो हटाना होगा ना साहब, तो इनको मैं हटा रहा हूं, वर्किंग्स को। वापस अब शराफत से जीवन बिता रहे हैं। अब नेक्स्ट मुझे चाहिए, पता है क्या? मुझे पी रेशियो चाहिए। उसकी बात छिड़ दी थी इन्होंने, तो पी रेशियो में पी तो अपने पास है, ई चाहिए। ई होता है ईपीएस। सो मैं यहां ईपीएस का फॉर्मूला लिख रहा हूं दोस्तों। ईपीएस इज इक्वल टू ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर्स। सर आपको इनके दिए हुए पैट पे भरोसा नहीं है? नहीं है। इनके पैट में ये क्या माइनस हो गया, मेरे को नहीं कराना था माइनस, तो मैं अपना खुद का कैलकुलेशन कर रहा हूं। या फिर जो हमने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स निकाला था ना, उसको इसमें एडजस्ट करो फिर से। कौन करेगा, ऐसे ही कर लेंगे। ईबीआईटी है 18 लाख रुपए, इंटरेस्ट है 1,12,500। सर इंटरेस्ट आपने कैलकुलेट कराया था 150, उसका क्या? भाई वो 150 सिर्फ थियोरेटिकली कैलकुलेशन किए थे, एक्चुअल में हमने सिर्फ 9 महीने का डेट लिया था, तो इंटरेस्ट भी तो 9 ही महीने का पे किए ना। टैक्स रेट है 35% और डिवाइड करना है भाई 1 लाख शेयर्स। चलो ईपीएस कितना आ रहा है देखो, 18 लाख माइनस 1,12,500 इंटू 0.65 डिवाइडेड बाई 1 लाख, 10.97। राउंड ऑफ किया थोड़ा सा, 10.97 अपना ईपीएस आया। बहुत अच्छा पी रेशियो आ रहा है। पी रेशियो के लिए ऊपर होगा प्राइस, नीचे होगा अर्निंग। प्राइस है 109.7, ईपीएस है 10.97, तो अपना पी रेशियो आ रहा है 10। ऐसे नंबर आने से ही ना खुशी हो जाती है, एग्जाम में ही पता चल जाएगा कि हम ठीक कर रहे हैं। पी रेशियो आया यहां 10, और इतना तो समझ में आ गया कि अब हमको डेट रेशियो निकालना पड़ेगा। तो मेरी बात सुनना, प्लीज मेरी बात सुनना। आपके पास दो ऑप्शन है, आपको 42 लाख के साथ काम करना है। पहला ऑप्शन ये है कि आप 32 लाख रुपए का इक्विटी रेज करें और सिर्फ 10 लाख रुपए जो अभी एग्जिस्टिंग डेट आपके पास है उसके साथ काम करें। अगर आप ये काम करते हैं तो आपका डेट रेशियो आएगा 10/42, जो कि मेरे हिसाब से 45% से बहुत कम है। ये है 23.81%, मेरे हिसाब से सिग्निफिकेंट नहीं है। तो इस केस में तो पी रेशियो हमारा 10 ही अप्लाई होगा। पर एक और केस है जिसमें मैं फियरफुल हूं कि शायद ये होगा। इसमें 10 लाख रुपए का इक्विटी कैपिटल है, 12 लाख का रिजर्व है, यानी 22 लाख इक्विटी और बाकी 20 लाख रुपीस डेट। तो यहां जो डेट रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 20/42 और ये आ रहा है 47.62%। पकड़ा गया।
दूसरे वाले ऑल्टरनेटिव में जहां पे आप डेट से नया 10 लाख रुपया अरेंज करोगे, उधर आपका डेट रेशियो 45% क्रॉस हो जाएगा। और जैसे ही डेट रेशियो 45% क्रॉस होगा, आपका पी रेशियो 10 के जगह 25% घट जाएगा। सो 10 का 25% होता है 2.5, बचेगा 7.5। दैट इज द पी रेशियो दैट यू नीड टू अप्लाई। बोलो बच्चा लोग, समझ में आया ना? भैया तो यहां क्या कंप्लीट हो गया? नहीं, यहां पे भी नहीं हुआ, कंप्लीट किया जा सकता है लेकिन। चलो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रोजेक्टेड प्राइस फॉर नेक्स्ट ईयर कैलकुलेशन शुरू करते हैं। मैं आपके सामने पहले रख रहा हूं प्लान ए। पहले आपके सामने रख रहा हूं प्लान ए। प्लान ए ये कहता है कि ये पैसा लोन से उठाओ। अगर लोन से उठाएंगे तो ईबीआईटी हमारे पास था 23,62,500। इसमें जो इंटरेस्ट माइनस होगा दोस्तों, आप ध्यान देना, पहले जो आपका 10 लाख का लोन था उस पे 15%, और अब जो 10 लाख का लोन है उस पे 18% इंटरेस्ट लगेगा। दोनों मिला के जो अपना इंटरेस्ट आ रहा है वो आ रहा है 3,30,000 आएगा पीबीटी। पीबीटी विल बी 23,62,500 minus 3,30,000. So this will be 20,32,500. इसमें से हम माइनस करेंगे 35% टैक्स। यार 711,375। यार 132,1125। 132,1125। ये आ गया पैट, और इसको डिवाइड कीजिए बाई नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास 1 लाख है, तो हमारा ईपीएस आ रहा है 13.21, और पीई रेशियो 7.5 होगा क्योंकि ये डेट वाला प्लान है। तो जो मार्केट प्राइस आएगा वो आएगा 99.08। चेक कर लीजिए प्लीज पूरे सॉल्यूशन को। आपका मार्केट प्राइस आएगा 99.08। ये है आपके लिए प्लान नंबर 1। प्लान नंबर 2 में यही 10 लाख रुपए का प्रोविजन आप इक्विटी से करने वाले हैं। तो अगर हम प्लान नंबर बी में जाते हैं तो सबसे पहले तो हमें न्यू शेयर्स इशू करने होंगे। तो 10 लाख रुपए आपको अरेंज करने हैं। इक्विटी शेयर है 109.7 का, 109 रुपए 70 पैसे का इक्विटी शेयर था। तो आपको इक्विटी शेयर्स इशू करने पड़ रहे हैं 9116, 9116 न्यू शेयर्स। तो आपके पास पहले से 1 लाख थे, उसमें ऐड होगा 9116, so it will become 109,116. Your number of shares will be 109,116. Number of shares 109,116. और केस बी का ईपीएस कैलकुलेशन कैसे होगा? ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर्स। तो ईबीआईटी था हमारा 23,62,500। इसमें से एक ही इंटरेस्ट माइनस होगा, 3,30,000 नहीं होगा माइनस, सिर्फ 1.5 लाख।
अच्छा कई बच्चे ना इधर अभी घबराएंगे, बोले वो 1,12,500 नहीं होगा। अरे भाई वो पिछले साल था 9 महीने के लिए, पर इस साल तो पूरा 12 महीना आपने डेट एंजॉय किया होगा, तो अब डेट पूरा 1.5 लाख पे लगेगा, ठीक है ना, इंटरेस्ट। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 2362,500 माइनस 1.5 लाख इंटू 0.65 डिवाइडेड बाई 109,116, 13 रुपए 18 पैसे ईपीएस है। और इसका अगर आपको मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना है तो 1318 इंटू 10 रुपए का पी रेशियो, सो ये आएगा 131.80। 131.80 आंसर्स आ चुके हैं, आप चेक कर सकते हैं। 131.80, वेरी गुड क्वेश्चन, एग्जाम में आने के चांसेस भी हैं। इस तरह के सवाल बनाने से आपकी बुद्धि खुलेगी। ऑब्जर्व करें प्लीज आंसर को। 131.80। बोलिए जी। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अब ये जो सवाल हम कर रहे हैं बहुत अच्छे स्टैंडर्ड के सवाल हैं बच्चे, मजा आ रहा है इसको करने में। सिमिलर सवाल है, ईबीआईटी दिया, इंटरेस्ट माइनस किया, ये लॉन्ग टर्म लोन पे इंटरेस्ट है 12%, फिर एक डिबेंचर का भी है 10%, लेकिन ये जो इंटरेस्ट आपने दिया ये पूरे साल का इंटरेस्ट नहीं दिया। कितने महीने होते हैं, 1 8 से अगस्त पूरा, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ये हो गया 8 महीने, तो ये 8 मंथ्स का इंटरेस्ट है, तो 3,60,000 8 महीने का है, तो 12 महीने का कितना कैलकुलेट करो। 5,40,000, 5,40,000, तो ये 5.4 लाख है, ध्यान रखिएगा आगे मतलब कहीं ना कहीं काम आएगा। इधर अच्छा है कि टैक्स में कोई बनावट नहीं है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स वगैरह कुछ नहीं है, विच इज अ गुड थिंग, अच्छी बात है। फिर अपना यहाँ पे मार्केट प्राइस भी आ गया, ईपीएस भी निकल जाएगा यहाँ पे, ईपीएस बड़े आराम से निकलेगा। 1575 इज अवर पैट, डिवाइडेड बाई 6,30,000 इज अवर टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। ईपीएस आ रहा है 2.50, ईपीएस 2.50 एंड पीई रेशियो इज इक्वल टू 9.60। सर कैसे करते हो ये सब, अरे यार क्या मैं करता हूं, ये रहा अपना पैट 1575, ये रहे नंबर ऑफ शेयर्स 6,30,000, 15,75,000 डिवाइडेड बाई 6,30,000, ईपीएस आ गया 2.5, 2.5, मार्केट प्राइस दिया हुआ 24, तो पी रेशियो 9.6 नहीं आएगा तो क्या आएगा, इजी है। बाद बाकी अपने पास रिजर्व्स दिए हुए हैं 60,50,000 के, कंपनी को 30 लाख रुपए चाहिए, सेम सवाल हो गया ना, 13% लोन से ले सकता है या फिर शेयर इशू कर सकता है और बाकी थोड़ा बैलेंस डिबेंचर से भी। ओके, तो आपको 30 लाख रुपए चाहिए ना, ऊपर वाला केस बोलता है पूरा 30 लाख 13% के ब्याज पे ले ले, और नीचे वाला कहता है 15 लाख रुपए इक्विटी से आ जाएगा, ठीक है, इक्विटी में 7.5 लाख रुपए की इक्विटी होगी और बाकी 7.5 लाख रुपए का शेयर प्रीमियम होगा, और बाकी 15 लाख रुपए डिबेंचर पे होगा और वो 11% पे आएगा। आपको बोलता है सेम
आरओसी नहीं होगा, इट विल इंप्रूव बाई 3% बिकॉज ऑफ मॉडर्नाइजेशन। क्या बात है, पहले आरओसी निकालना पड़ेगा, फिर आरओसी को 3% बढ़ा के दिखाना होगा। वही सेम सवाल, अगर आपका डेट रेशियो 45% से एक्सीड कर गया तो प्राइस इक्विटी अर्निंग प्री रेशियो 15% से कम हो जाएगा। सो 9.6 15% से अगर कम हुआ तो वो हो जाएगा 8.16। मैं ऐसी आंख बंद करके बोल सकता हूं कि ऊपर वाले केस में 8.16 का पी लगेगा और नीचे वाले केस में 9.6 का पी लगेगा। ऐसे ही कह सकता हूं मैं। भैया हाउ आर यू सो श्योर? इतने सवाल बनाए यार, पता है यही होगा। और अभी भी बना के आए एक सवाल, सेम यही काम होने वाला है, एकदम सिमिलर क्वेश्चन है, कोई डिफरेंस नहीं है, बड़े आराम से हो जाएगा। सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड की तरफ हम चलते हैं। मैं सिर्फ कैपिटल एम्प्लॉयड निकलवाऊंगा, ठीक है ना, बाद बाकी आपको करना है। पहले कैपिटल एम्प्लॉयड समझ लेते हैं दोस्तों। 12% के ब्याज पे 2,70,000 इंटरेस्ट है। तो अपना जो पहला डेट आया, पहला डेट वो आ गया 22,50,000 का लॉन्ग टर्म लोन। 22,50,000 कैसे आया भैया? 2,70,000 को हमने डिवाइड किया है बाई 12%। दूसरे केस में 5,40,000 को 10% से डिवाइड कीजिएगा, आएगा 54 लाख। यह आ गया डिवेंचर्स। फिर इक्विटी शेयर कैपिटल हमारा आएगा 63 लाख। 6,30,000 शेयर्स इंटू 10 रुपीज। और फिर आएगा रिजर्व एंड सरप्लस जो कि आएगा 60,50,000। सबको जोड़ो, 22,50 प्लस 54 लाख प्लस 63 लाख प्लस 60,50,000। वाह, इतना सुंदर नंबर, 200 लाख, 200 लाख, 2 करोड़ रुपए। 200 लाख का आपका कैपिटल एम्प्लॉयड है। और ईबीआईटी कितना है? 28,80,000। तो भाई साहब अपना आरओसी आएगा 28.80 डिवाइडेड बाई 200। सो दैट इज 14.4%, 14.4%। ये 3% से इंप्रूव होगा तो 17.4% हो जाएगा। तो नया ईबीआईटी लेवल होगा 230 लाख। कैसे? अरे पहले से 200 लाख हमारे पास थे और 30 लाख रुपए या तो डेट से वसूलेंगे या इक्विटी प्लस डेट से, जैसे भी 30 लाख से अपना कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ेगा। इस पे आप मल्टीप्लाई कीजिए 17.4%। क्लियर क्या? रिजल्ट आ रहा है 40,02,000। 40,02,000 विल बी अवर ईबीआईटी लेवल। ये शुरुआत एकदम सही है, आगे का कैलकुलेशन आराम से हो जाएगा। पी रेशियो भी मैं दिखा सकता हूं, ये 8.16 और 9.6 है। तो जो हमने मेजर डिस्कशंस करी वो सारी डिस्कशंस आपको यहां मैंने शो कर दी। क्लियर क्या? दिस इज हाउ वी डिड इट। सवाल कैसे बनता है समझो। आपको आरओसी निकालने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए। कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए इंटरेस्ट को पहले एनुअलाइज करना है, फिर उससे परसेंटेज से डिवाइड करके वैल्यू ऑफ डेट निकालना है। वैल्यू ऑफ डेट में वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल और वैल्यू ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस ऐड करना है। आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड, उसको ईबीआईटी से चेक करके आरओसी दिखाना है। आरओसी जो भी आएगा, अगर सेम रहेगा तो सेम, चेंज होगा तो चेंज, और नया कैपिटल एम्प्लॉयड निकलेगा। इस तरह के अब देखो 2 सवाल मैंने कराए। पता है अंदर से क्या चाहत है मेरी कि यार ये एग्जाम में आ जाए। क्यों यार? एक वो सेटिस्फैक्शन होती है। सवाल आपने कोई देखा, आपको देख करके लगा यार अगर इंस्टीट्यूट सच में इज्जत लेने में आया हुआ है तो ये सवाल को देने में क्या खराबी क्या है? मेरे हिसाब से ना इस तरह के सवाल देने भी चाहिए। हमें हमें आज की डेट पे ऐसा लगता है इंस्टीट्यूट बड़ा हार्ड हो गया, ये वो हो गया है। और सच बताऊं तो आज सिचुएशन सच में बहुत बदल गई। आज से 10 टर्म भी पीछे जाके देखता हूं ना मैं, तो मुझे ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन ज्यादा दिखते नहीं थे। अरे भाई 2-3 सवाल हर पेपर में टफ आते हैं, पर जिस हिसाब से पूरे पेपर को टफ बनाया जा रहा था वो लास्ट 2 टर्म में ज्यादा देखने को मिला एफएम वाले सेगमेंट पे।
तो अगर ये यहाँ से कंटिन्यू होता है तो हमें एक माइलस्टोन तो पता चला कि भाई हमें एक अलग लेवल की तैयारी करनी पड़ रही है। जरूर वो एक एफर्ट अलग लेवल का है, ठीक है, बहुत ही अलग लेवल का एफर्ट है, बट वो हमें पता चलेगा। तो हमने पिछले 2 टर्म्स तो यार निकाल दिए, दिसंबर 22 निकल गया, जून 2023 निकल गया, सिर्फ इसी चीज को वेरीफाई करने में कि इंस्टीट्यूट क्या सच में कर रहा है क्या ऐसा कुछ। अब जब कर रहा है तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम इस तरह के कुछ सवाल करें। आप में से ही ज्यादातर बच्चों के रिक्वेस्ट थे कि सर हम लोग पीसी तुलसियान की किताब नहीं खरीद पा रहे हैं, आपके पास में है तो आप उसमें से कुछ सवाल कराना। मैं वही करा रहा हूं आपको। आई हैव बीन गिविंग यू द बेस्ट क्वेश्चंस, जिन क्वेश्चंस का आज तक एग्जाम में अपीयरेंस नहीं हुआ लेकिन आगे होने में मुझे कोई संकोच नहीं है, हो सकता है। तो अगर ये आगे एग्जाम में आए, जो कि मैं चाहता हूं अब आ ही जाए, जिसने इस रिविजन को देखा है ना उसका तो भला अपने आप ही हो गया, और जिसने नहीं देखा है उसका भला तो यार ऐसे भी अगर एक टफ पेपर आएगा तो वो कैसे करेगा। उसके लिए तो मैं यही उम्मीद करता हूं कि उसको सद्बुद्धि मिले और वो इस तरह के सवाल को एग्जाम में ना फर्स्ट हैंड पे कभी चालू ही ना करे। ये बहुत जरूरी होता है। अगर इस तरह का सवाल एग्जाम में आए, आप अपने बेस्ट एफर्ट और अपने बेस्ट लक के साथ नहीं बैठे हो एग्जाम में, तो इस तरह के सवाल को अटेम्प्ट मत कीजिए। अगर घर से तैयार नहीं करके गए थे तो घर से देखा हुआ है, अभी जैसे वीडियो आपने देखा है, आपको थोड़ा बहुत अंदाजा है, एक बार आपने प्रैक्टिस कर ली, एग्जाम में ये सवाल आया तो आपसे बन जाएगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। अभी भी मैं कह देना चाहता हूं, जिस भी बच्चे ने इस वीडियो को देख लिया है और वो सोचा है एग्जाम में ये सवाल आया तो मैं बना लूंगा या बना लूंगी, भ्रम में मत रहो बच्चा। एक बार आपको इसको बनाना पड़ेगा। मैंने 2 सवाल इंक्लूड किए, आप दोनों में से कोई भी एक बना लेना। एक भी बनाने से आपका काम हो जाएगा, पर प्लीज बनाना, नहीं तो नहीं होगा। एनीवेज दिस डन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, खत्म होने वाला है रिविजन। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं यार। ये एकदम बकवास सवाल है लेकिन के एस कैलकुलेट करने का सवाल है। याद है मैंने के एस रिवाइज कराया था कि के एस इज इक्वल टू के इंटू 1 माइनस टीपी इंटू 1 माइनस बी, बी इज ब्रोकरेज। तो इस सवाल में के ई दिया हुआ है हमारा 10%, शेयर होल्डर्स का टैक्स रेट है 30%, ब्रोकरेज है 3%। इसको सॉल्व करेंगे के एस आ जाएगा, सो इट विल बी 7 इंटू 0.97, 6.79%। पहले ये वाला सवाल मैट में भी हुआ करता था मेरे, मैंने थोड़े टाइम पहले निकाल दिया था क्योंकि ये थोड़ा एब्सर्ड हो गया था, एग्जाम में आ भी नहीं रहा था इस तरह का कुछ, पर अब चांसेस बहुत ज्यादा है। तो भाई मैट में तो नहीं लेकिन रिवीजन में सही इसका वापस आगमन हुआ है। सो वेलकम बैक दोस्त। एग्जाम में ज्यादा प्रैक्टिस नहीं होती ना जो चीजें, उनको हम धीरे धीरे रिडंडेंट एरियाज को हटाते हैं मैट में से, और वो जरूरी है। अरे बाप रे कितना पढ़ाएं आपको, आपका 8 पेपर आपको रेडी करना है, सी इंटर वालों को 6 करना है, तो उनके 6 भी 8 के बराबर है। तो यार इतना तैयारी डिफिकल्ट है, तो उसमें थोड़ा हमारा काम ये बनता है कि आपके लिए चीजें आसान करें। फिलहाल आपके लिए कितनी आसान होगी कि नहीं, पर मेरे लिए बहुत आसान होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9 को मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। ये आखिरी क्वेश्चन शीट का है जिसको आपको होमवर्क के तौर पे ले जाना है। कुछ भी इस सवाल में खास नहीं है, आपको ईपीएस तक पहुंचना है और ईपीएस के बाद जो पी रेशियोज दिए उनसे मल्टीप्लाई करके मार्केट प्राइस पर शेयर निकालना है। हाईएस्ट विल विन, हाईएस्ट विल विन। कैपिटल स्ट्रक्चर का टिपिकल सवाल जो ईपीएस वगैरह कैलकुलेशन करने का आता है, ये वही है। सवाल आसान है और बड़े आराम से आपसे बन जाएगा। एंड इसी के साथ कह सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल और कैपिटल स्ट्रक्चर का हमारा रिवीजन होता है कंप्लीट। इससे पहले वाले पार्ट में 1.25 घंटे हमने पढ़ाई करी और आज लगभग कह सकते हैं 1.25 घंटे। सब मिला के कितना हो गया, 4 घंटे का ये रिवीजन ओनली फॉर कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल स्ट्रक्चर। किस लेवल का इस बार हम रिवीजन कर रहे हैं ये आप खुद ही एक अंदाजा लगाइए। बाद बाकी मैं खुद की तारीफ ज्यादा करना नहीं चाहता। अगर आपको हमारा सेशन एनीवेज अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिए। ये सेशंस अगर दोस्तों के साथ शेयर करना है तो कीजिए, नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है तो आराम से पढ़ाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, कॉन्फिडेंस हाई रखिए। एग्जाम जो सामने है उससे डरने का नहीं है, वो हमारे काबू में, हम आराम से कर लेंगे। ये सोचिए, आज से रोज सोचिए, तब जाकर के एग्जाम पार लगेगा। ठीक है ना। बस अभी के लिए इतना ही रखता हूं। आई होप आपसे जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योरसेल्व्स प्लीज, एंड प्लीज पढ़ाई करते रहिए।